आदरणीय साथियों, प्रणाम। आइए इस वीडियो में हम जानने का प्रयास करें कि विधानसभा निर्वाचन 2023 के संदर्भ में पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी क्रमांक 1, 2 एवं 3 की भूमिकाएं क्या हैं। यह क्विक रिवीजन के हिसाब से बनाया गया वीडियो है। साथियों, मतदान दल का नेतृत्व पीठासीन अधिकारी के द्वारा किया जाता है। संपूर्ण प्रबंधन के लिए मतदान दल की शीर्ष इकाई पीठासीन अधिकारी होते हैं। पीठासीन अधिकारी को समस्त प्रशिक्षण बहुत ध्यानपूर्वक प्राप्त करते हुए प्रत्येक स्टेप पर बहुत सजगता से काम करना होता है। आपका वास्तविक कार्य प्रारंभ होता है सामग्री प्राप्त करते समय। साथियों, यदि आप इस वीडियो को राजस्थान विधानसभा निर्वाचन के संदर्भ में देख रहे हैं तो सामान्यतः एक दिन पहले आपको निर्वाचन के कार्य में आने वाली सामग्री प्राप्त होती है। उस सामग्री को आप बहुत अच्छे से मिला लीजिए, बहुत अच्छे से देख लीजिए। एक एक प्रारूप, एक एक सील और साथ ही साथ कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और वीवीपीएटी को अच्छे से मिला लीजिए, देख लीजिए। हाँ, इस बात का ध्यान रखिए कि सामग्री प्राप्ति स्थल पर कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और वीवीपीएटी को आपस में जोड़ना नहीं है। अलग अलग इकाइयों को निकालकर आप जोड़ लीजिए। उसके पश्चात जब आप सामग्री प्राप्ति केंद्र से मतदान केंद्र पर पहुंचेंगे तो वहां मतदान केंद्र की संपूर्ण व्यवस्था आपको देखनी है। 100 मीटर की दूरी, 200 मीटर की दूरी, मतदान कक्ष की सुविधाएं, जहां पर मतदान प्रकोष्ठ बनेगा वहां पर खिड़की या दरवाज़ा तो नहीं है, तेज रोशनी तो नहीं वहाँ पर आ रही है। साथ ही साथ मतदान कक्ष में कोई ऐसा नारा तो नहीं लिखा हुआ है या ऐसी फ़ोटो तो नहीं लगी हुई है जिसका संबंध किसी राजनीतिक दल से है। आप सभी के बैठने की व्यवस्था यानी मतदान अधिकारी क्रमांक 1, 2 और 3 के बैठने का फर्नीचर, पीठासीन अधिकारी के तौर पर आपके बैठने का फर्नीचर, साथ ही साथ आपके मतदान केंद्र पर जो मतदान अभिकर्ता आएंगे उनके बैठने के लिए भी समुचित प्रबंध आपके माध्यम से ही होना है। साथ ही एक दिन पहले आप समस्त प्रारूपों पर प्रारंभिक प्रविष्टियां कर लीजिए, जैसे विधानसभा का नंबर, नाम, मतदान केंद्र का नंबर और नाम आदि। जहां मतदाताओं की संख्या लिखना है वो सब आपके पास जानकारियां हैं। कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट, वीवीपीएटी के नंबर जिन जिन दस्तावेज़ों पर लिखना है वो सब आप लिख लीजिए। लिफाफों पर सारी एंट्री कर लीजिए। ऊपर जो हम लिखते हैं उन प्रविष्टियों को पूरा कर लीजिए। साथियों, प्रत्येक लिफाफे पर और प्रत्येक प्रारूप पर सुभिन्नक मोहर लगा दीजिए। एक गोल वाली मोहर आपको मिलेगी जिसमें आपके विधानसभा क्षेत्र का क्रमांक और मतदान केंद्र का क्रमांक होगा। इसे आप सभी प्रारूपों पर लगा लीजिए ताकि आपके मतदान केंद्र की यह सामग्री है इसकी पहचान हो सकेगी। इसी तरह से जब आपका मतदान संपन्न होगा और एड्रेस टैग से आपको कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और वीवीपीएटी के कैरिंग बॉक्स आदि को सील करना होगा, या फिर मॉक पोल के पश्चात कंट्रोल यूनिट के रिजल्ट सेक्शन और वीवीपीएटी के ड्रॉप बॉक्स को आपको सील करना होगा, तो उसके लिए एड्रेस टैग लगती है। तो उस एड्रेस टैग पर भी आप संपूर्ण एंट्रीज आदि कर लीजिए। इस तरह से आप एक दिन पूर्व की संपूर्ण तैयारी करें और साथ ही साथ अपने दल के समस्त सदस्यों को एक बार ओरिएंट कर दीजिए कि किनको कौन कौन सा कार्य करना है। एक टीम की तरह आप सभी मिलकर इस कार्य को संपन्न कीजिए। अपने मतदान दल के जिन सदस्यों की हैंडराइटिंग आपको अच्छी लग रही है, जो बहुत अच्छे से लिखने का काम कर रहे हैं, तो उन्हें एंट्री करने का काम आप सौंप दीजिए ताकि आपका कार्याधिक्य थोड़ा कम भी हो सके और आप अच्छे से सुपरवाइज कर सकें। इस तरह से आप तैयारी करें। दूसरे दिन सुबह 5:30 बजे उठकर आपको मॉक पोल प्रारंभ करना है, तो मॉक पोल के दौरान लगने वाली सभी सामग्री को आप अच्छे से रख लें। मॉक पोल के बाद जो सीलिंग के लिए सामग्री चाहिएगी, चपड़ी, मोमबत्ती, हरी पत्र मुद्रा, स्पेशल टैग, एड्रेस टैग, धागा, कैंची या ब्लेड आदि सबको अच्छे से संभाल कर आप निकाल लीजिए ताकि आपको एकदम से अफरा तफरी का वातावरण न बनाना पड़े और किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो जाए।
यह सब आप तैयारी कर लीजिए साथियों। उसके बाद जब मॉक पोल प्रारंभ हो तो आप बढ़िया से मॉक पोल करवाइए, और मॉक पोल करवाते समय ध्यान रखिए कि आप अपनी कंट्रोल यूनिट को मतदान अधिकारी क्रमांक 3 की टेबल पर रखिए। बैलेट यूनिट और वीवीपीएटी को वोटिंग कंपार्टमेंट में रखिए। बैलेट यूनिट को राइट साइड में रखिए और वीवीपीएटी को लेफ्ट साइड में रखिए, और जो आपका वोटिंग कंपार्टमेंट है वहीं से आप मॉक पोल के लिए बटन दबाने का काम करेंगे। कंट्रोल यूनिट रखी रहेगी मतदान अधिकारी क्रमांक 3 के पास, वो वहीं से बैलेट की कमांड देंगे, लेकिन मतदान की प्रक्रिया या मॉक पोल की प्रक्रिया कंपार्टमेंट से करेंगे। यह सब व्यवस्था आप जमा लीजिए। मतदान अभिकर्ता आपके पास पहुंच जाए तो आप मॉक पोल प्रारंभ करेंगे। समय का ध्यान रखें, 5:30 बजे से पहले आपको प्रारंभ नहीं करना है। यदि 5:30 बजे एक ही मतदान अभिकर्ता आए या एक भी मतदान अभिकर्ता न आए तो 15 मिनट प्रतीक्षा कीजिए, और 5:45 बजे के बाद आप इसे बिना किसी चूक के मॉक पोल की प्रक्रिया प्रारंभ कर दीजिए। मॉक पोल में कम से कम 50 वोट डाले जाने हैं, और आप यह भी ध्यान रखें कि नोटा सहित प्रत्येक अभ्यर्थी जो आपके विधानसभा में चुनाव लड़ रहे हैं उन्हें कम से कम 1 वोट मॉक पोल में अनिवार्य रूप से प्राप्त हो, और कुल वोटों की संख्या कम से कम 50 हो। इससे अधिक हो सकती है, चिंता की कोई बात नहीं, लेकिन कम नहीं होना चाहिए। आपके मतदान दल के एक साथी को आप यह काम दे दीजिए कि जैसे जैसे मॉक पोल में वोटिंग की जाती रहे वैसे वैसे वो पूरा विवरण रखें कि किस अभ्यर्थी को कितने वोट मॉक पोल में डाले गए, नोटा को कितने वोट डाले गए। और इस तरह से जब उन्हें पता चले कि उनके हिसाब से 50 हो गए तो कंट्रोल यूनिट में टोटल का बटन दबा कर देख लीजिए। अगर उसमें भी 50 वोट बता रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया बात है। अब यहाँ पर आप मॉक पोल को रोक सकते हैं। मॉक पोल रोकने के पश्चात अब आप ये करिए कि वीवीपीएटी से स्लिप्स निकालिए ड्रॉप बॉक्स से, उनको अलग अलग छांटिए, और कंट्रोल यूनिट से आप रिज़ल्ट भी बताइए। पहले आप कंट्रोल यूनिट से रिजल्ट बता दीजिए। कंट्रोल यूनिट से रिजल्ट कैसे बताएंगे आप? पहले आप क्लोज का बटन दबाएंगे। क्लोज का बटन दबाने से आपकी वोटिंग क्लोज हो जाएगी। फिर उसके बाद आप रिजल्ट का बटन दबाएंगे। जैसे ही रिजल्ट का बटन दबाएंगे तो आपके कंट्रोल यूनिट के डिस्प्ले वाला जो बॉक्स है वहाँ पर बहुत सारी सूचनाएं प्रदर्शित होंगी, और फिर प्रत्येक अभ्यर्थी को मिलने वाले वोट भी प्रदर्शित होंगे, उसे नोट करते जाएं। जो आपके मतदान दल के सदस्य ने मतदान के दौरान यानी मॉक पोल के दौरान जो रिकॉर्ड बनाया था उससे और कंट्रोल यूनिट के रिज़ल्ट में जो प्रदर्शित हो रहे डेटा हैं उनको आपस में मिला लीजिए, दोनों बराबर होना चाहिए। इसके बाद अब आप वीवीपीएटी के ड्रॉप बॉक्स से जो स्लिप्स निकाली हैं उनको आपने अलग अलग कर लिया है, आपके एक साथी ने। अलग अलग करने के बाद उन्हें भी गिन लीजिए कि प्रत्येक कैंडिडेट को मॉक पोल में कितने वोट मिले, नोटा को कितने वोट मिले, और यह संख्या भी आपके पिछले दोनों रिकॉर्ड से यानी मतदान करते समय बनाए गए रिकॉर्ड से और कंट्रोल यूनिट में दर्शाए गए रिजल्ट से मिलना चाहिए, यानी तीनों जगह समान समान संख्या आनी चाहिए। यह सब जब समान आ जाए तो आप एजेंट से पूछिए कि भाई आपको अब क्लियर है, हमने जो प्रोसेस की है इसको लेकर कोई संशय तो नहीं है, हमने जो रिजल्ट बताया है इससे आप संतुष्ट हैं। अगर वो कह देते कि हाँ सब बढ़िया काम हो गया है तो अब आप एक काम अनिवार्य तौर पर कीजिए, इसे भूलिए मत, और वह काम है कंट्रोल यूनिट से मॉक पोल का डाटा क्लियर करना। तो अब आप क्लियर का बटन दबाइए। जब आप क्लियर का बटन दबाएंगे तो एक बहुत लंबी बीप की आवाज़ सुनाई देगी और आपके कंट्रोल यूनिट का मॉक पोल का डेटा क्लियर हो जाएगा। जब वो क्लियर हो जाए तो उसके बाद फिर आप टोटल बटन दबा कर देखिए। जैसे ही आप टोटल बटन दबाएंगे तो उसमें टोटल मतदान जो है वो 0 बताएगा। इससे आपको आश्वस्ति हो जाएगी कि आपका मॉक पोल का डाटा क्लियर हो गया। साथियों, बहुत बार ट्रेनिंग देने के बाद भी एकाध मतदान दल के द्वारा यह चूक कर ही दी जाती है कि मॉक पोल का डेटा वो क्लियर नहीं कर पाते हैं। तो आपसे पुनः आग्रह है कि मॉक पोल का डेटा आप क्लियर कर दीजिए। मॉक पोल का डेटा क्लियर करने के पश्चात फिर आप अपनी कंट्रोल यूनिट और वीवीपीएटी को सील करिए वास्तविक मतदान के लिए। ध्यान रखिए कि बैलेट यूनिट में आपको किसी भी प्रकार की कोई सीलिंग नहीं करनी है। बैलेट यूनिट में एड्रेस टिक पहले से लगी हुई होती है, पिंक पेपर सील पहले से लगी हुई होती है,
और अब वहाँ सीलिंग की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन कंट्रोल यूनिट के रिजल्ट कंपार्टमेंट के अंदर वाले बॉक्स को आपको पहले हरी पत्र मुद्रा से सील करना होता है। हरी पत्र मुद्रा आप लगा दीजिए। उसके बाद आपका जो क्लोज़ वाला बटन है उस वाले भाग को आपको स्पेशल एड्रेस टैग से सील करना होता है, तो आप उसे एड्रेस टैग से सील कर दीजिए। स्पेशल जो एक स्लॉट वाला एड्रेस टैग आता है उससे सील कर दीजिए और उस एड्रेस टैग को क्लोज बटन के आसपास अच्छे से फिट कर दीजिए। फिर रिजल्ट कंपार्टमेंट की बाहरी खिड़की को बंद करके उसको एड्रेस टैग से सील कर दीजिए। बस इतना सा ही तो सीलिंग का काम है कंट्रोल यूनिट का। इसके बाद बैलेट यूनिट में चूँकि कोई सीलिंग करनी नहीं है तो वो अपनी तैयार है, लेकिन वीवीपीएटी में आपको सीलिंग करनी होती है मॉक पोल के बाद। और क्या सीलिंग करनी होती है आपको? जो आपका ड्रॉप बॉक्स होता है ना, उस ड्रॉप बॉक्स में आपको 2 एड्रेस टैग बांधनी होती है और 2 एड्रेस टैग से उसको सीलिंग करनी होती है। इतना बस करना है। इससे आपकी जो मशीनें हैं वो तैयार हो गई हैं। स्विच को आपने पहले ऑन ऑफ कर ही दिया था, यानी जब आपका मॉक पोल कंप्लीट हुआ और सारा रिज़ल्ट वगैरह हो गया और जब आप सीलिंग की प्रोसेस कर रहे थे तो आपने कंट्रोल यूनिट को ऑफ कर दिया। वीवीपीएटी का जो पेपर रोल नॉब है उसको भी आप चाहें तो ट्रांसपोर्टेशन मोड पर कर दें सीलिंग के समय। अब जब सब आपका सीलिंग का काम कंप्लीट हो गया है तो पहले वीवीपीएटी के पेपर रोल नॉब को आप वर्किंग पोजीशन में करें। पहले उसे खड़ी स्थिति में लाएं और फिर उसके बाद कंट्रोल यूनिट के स्विच को ऑन करेंगे। इस बात को आप ध्यान में रखिए। कहीं कहीं ट्रेनिंग में आपको यह भी बताया गया होगा कि मॉकपोल के पश्चात जब आप सीलिंग कर रहे हैं तो कंट्रोल यूनिट के स्विच को तो आप कर दीजिए, लेकिन वीवीपीएटी के पेपर रोल नॉब को वैसा ही रहने दीजिए। यदि आप उसे वैसा भी रहने देते हैं तो भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। जैसा आपकी ट्रेनिंग में बताया गया है उसी तरह की प्रक्रिया का आप पालन कीजिए। दोनों ही से सही रिजल्ट निकल जाते हैं। अब इतना सब करने के पश्चात अब 7 बजे से आपको मतदान प्रारंभ कराना है। तो आइए अब हम जानते हैं कि मतदान अधिकारी क्रमांक 1 क्या क्या करेंगे। मतदान अधिकारी क्रमांक 1 के पास कुछ सामग्री होगी, जैसे मतदाता सूची की चिन्हित प्रति होगी, साथ ही साथ उनके पास नंबरों की शीट होगी। नंबरों की इन शीट के आधार पर वे महिला और पुरुष मतदाताओं के मतदान करने के दौरान आने की संख्या को वे क्रमशः ज्ञात करते रहेंगे। यानी पुरुष मतदाता आया तो 1 नंबर पुरुष वाली लिस्ट में से काट देंगे, महिला मतदाता आया तो महिला में से, थर्ड जेंडर का मतदाता अगर आपके मतदान केंद्र में है तो उसका भी प्रावधान कर लीजिए। मतदाता पहुंचेंगे, मतदाता के पास VIS यानी वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप होती है साथियों, जो BLO के द्वारा प्रदान की जाती है। मतदाता उस VIS को मतदान अधिकारी क्रमांक 1 को सौंपेंगे तो उसमें मतदान अधिकारी क्रमांक 1 को मतदाता सूची में मतदाता का नंबर पता चल जाएगा। तुरंत ही मतदान अधिकारी क्रमांक 1 उस मतदाता सूची में से उस नंबर पर पहुंच जाएंगे। मान लीजिए 35 नंबर का मतदाता आया, 35 पर पहुंच जाएंगे और अब मतदाता अधिकारी क्रमांक 1 जो हैं वो मतदाता से नाम पूछेंगे और ज़रा जोर से फिर उसका वापस से उच्चारण करेंगे। जैसे उन्होंने पूछा आपका नाम क्या है और मतदाता ने अपना नाम बताया राजीव कुमार, तो मतदान अधिकारी क्रमांक 1 इस नाम को जोर से बोलेंगे, राजीव कुमार क्रमांक 35, जिस भी क्रमांक पर उसका नाम है। इससे 2 फायदे होंगे। एक तो मतदान अभिकर्ता नाम सुन लेंगे और देख लेंगे कि ये राजीव कुमार ही है, कोई फर्जी व्यक्ति तो मतदान करने के लिए नहीं आ गया, तो मतदाता की पहचान सुनिश्चित हो जाएगी। और दूसरा फ़ायदा साथियों इसका यह होगा कि मतदान अधिकारी क्रमांक 2 को एक मतदाता पर्ची बनानी होती है और उस मतदाता पर्ची में कुछ एंट्री होती है और उसमें एक एंट्री होती है मतदाता सूची में मतदाता का क्रमांक, तो इस बीच में वो उसमें लिख लेंगे तो दोनों का ही काम हो जाएगा। इतना ही काम मतदान अधिकारी क्रमांक 1 को प्रमुखता से करना है। जो आपकी निर्वाचक नामावली है ना साथियों मतदान अधिकारी क्रमांक 1 की, तो जब आपके मतदाता की पहचान सुनिश्चित हो जाती है तो आपको क्या करना पड़ता है, उस मतदाता के बॉक्स में एक तिर्यक रेखा खींचनी होती है, यानी एक आड़ी रेखा खींचनी होती है। अगर वो पुरुष मतदाता है तो केवल आड़ी रेखा से काम हो जाता है, लेकिन अगर वो महिला मतदाता है तो आड़ी रेखा खींचने के साथ साथ
महिला मतदाता के सरल क्रमांक पर एक गोला भी लगाना होता है, यानी उनके सरल क्रमांक को गोले में बंद कर लेना होता है। और यदि थर्ड जेंडर का मतदाता है तो सरल क्रमांक के पास एक स्टार का चिन्ह बना देना होता है। बस मतदान अधिकारी क्रमांक 1 का इतना ही काम है, लेकिन बहुत सजगता से करना है। निर्वाचक नामावली में सही जगह तिर्यक रेखा खींची जाए, वरना टेंडर वोट होने की आशंका आगे चलकर हो सकती है। इसके पश्चात मतदाता मतदान अधिकारी क्रमांक 2 के पास पहुंचता है। मतदान अधिकारी क्रमांक 2 के पास मुख्य रूप से अमीट शाही, मतदाता रजिस्टर, मतदाता पर्ची, स्टाम्प पैड, एक कपड़ा आदि चीज़ें उनके पास होती है। और मतदान अधिकारी क्रमांक 2 के काम भी थोड़े से ज़्यादा दिखाई देते हैं। जैसे ही मतदाता मतदान अधिकारी क्रमांक 2 के पास जाए तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहले मतदाता के बाएं हाथ की तर्जनी अंगुली की चेकिंग करना चाहिए कि उस पर पहले से कोई शाही आदि का निशान तो नहीं लगा है, तेल या रसायन जैसे कोई चीज़ तो नहीं लगी है जिससे अमिट शाही लगाने के बाद उसे मिटाया जा सके। अगर ऐसा कुछ दिखाई दे तो एक कपड़ा होता है पास में, उस कपड़े से तर्जनी अंगुली को पोंछ दें। उसके पश्चात सबसे पहले अमिट शाही लगाएं। अमिट शाही लगाने के पश्चात मतदाता रजिस्टर में एंट्री कर लें। मतदाता रजिस्टर में कुल मिलाकर 5 कॉलम होते हैं। एक कॉलम होता है सरल क्रमांक का, वह पहले से ही छपा हुआ होता है। एक कॉलम होता है मतदाता सूची में मतदाता के क्रमांक का। फिर इसके बाद एक कॉलम होता है पहचान के दस्तावेज का। अगर ईपिक लेकर मतदाता आते हैं तो केवल ई और पी ऐसे 2 लेटर कैपिटल में लिख दिए जाते हैं। यदि 12 मान्य वैकल्पिक दस्तावेजों में से कोई अन्य दस्तावेज लेकर आते हैं तो उस दस्तावेज का नाम लिखा जाता है और उस दस्तावेज के जो क्रमांक होते हैं उनके आखिरी के 4 अंक लिखे जाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर आधार कार्ड लेकर आए हैं तो आधार कार्ड ऐसा लिख देंगे और साथ ही साथ में आधार कार्ड के जो कुल नंबर होंगे उनके आखिरी के 4 नंबर उसमें लिख देंगे। इसके बाद मतदाता के हस्ताक्षर लिए जाते हैं। तो मतदाता के हस्ताक्षर ऐसे लेने चाहिए कि हस्ताक्षर को पढ़ा जा सके, यानी हस्ताक्षर के आधार पर यह पहचान की जा सके कि यह मतदाता कौन है। केवल चिड़िया बैठाने से काम नहीं चलेगा, पूर्ण हस्ताक्षर की आवश्यकता होती है। निरक्षर है मतदाता तो हम बाएं हाथ के अंगूठे का निशान लगा लेंगे। और यदि ASD वाला मतदाता है तो मतदान अधिकारी क्रमांक 2 ऐसे मतदाता के हस्ताक्षर भी करवाते हैं और बाएं हाथ के अंगूठे का निशान भी लगाते हैं। साथ ही साथ मतदाता पर्ची भी तैयार कर लेते हैं जिसमें मतदाता रजिस्टर का क्रमांक लिखा होता है, मतदाता सूची का क्रमांक लिखा होता है और मतदान अधिकारी क्रमांक 2 के हस्ताक्षर होते हैं। इसके बाद मतदान अधिकारी क्रमांक 2 उस मतदाता पर्ची को मतदाता को दे देते हैं और कह देते हैं कि अब आप मतदान अधिकारी क्रमांक 3 के पास चले जाओ। मतदान अधिकारी क्रमांक 3 के पास क्या क्या होता है? तो कंट्रोल यूनिट होती है सबसे महत्वपूर्ण, साथ ही एक तार की बनी हुई कुछ हेकड़ी जैसी चीज़ होती है। जैसे ही मतदाता मतदान अधिकारी क्रमांक 3 के पास पहुंचता है तो सबसे पहले मतदाता के द्वारा उन्हें मतदाता पर्ची दी जाती है। मतदाता पर्ची को देखने के पश्चात और साथ ही साथ मतदाता के बाएं हाथ की तर्जनी अंगुली की अमिट शाही की चेकिंग भी मतदान अधिकारी क्रमांक 3 करते हैं। पर्ची को अपने पास संभाल कर रख लेते हैं और कंट्रोल यूनिट में बैलेट की कमांड दे देते हैं और मतदाता को कहते हैं कि जाइए आप मतदान प्रकोष्ठ में मतदान कर दीजिए। मतदाता मतदान प्रकोष्ठ में जाते हैं और अपनी पसंद के अभ्यर्थी के सामने के बटन को दबाते हैं और वीवीपीएटी से जो पर्ची प्रदर्शित होती है उसे वो देखते हैं और जैसे ही पर्ची कट कर गिरती है वैसे ही कंट्रोल यूनिट से बीप की एक आवाज़ आती है जिसको मतदान अधिकारी क्रमांक 3 को अनिवार्य रूप से ध्यान से सुनना है। अगर बीप की आवाज़ आए बिना मतदाता मतदान प्रकोष्ठ छोड़कर चला जाता है, यानी उसने ठीक से बैलेट यूनिट में बैलेट वाले बटन को नहीं दबाया है और उसका मतदान पूरा ही नहीं हुआ है और किसी भी प्रकार की प्रक्रिया नहीं हुई और मतदाता चला गया, तो ऐसी स्थिति में कंट्रोल यूनिट में वोट की संख्या में अंतर आ जाएगा। इसलिए मतदान अधिकारी क्रमांक 3 इस बात पर विशेष ध्यान दें कि जिस मतदाता को मतदान प्रकोष्ठ में भेजे गए हैं उनके भेजे जाने के बाद उनके द्वारा मतदान करने पर बीप की आवाज़ अच्छे से सुनाई दे। इस तरह से साथियों यह निरंतर मतदान चलता रहेगा।
शाम को 6 बजे तक मतदान चलने की व्यवस्था मध्य प्रदेश में थी। आपके राज्य में भी कुछ इसी तरह की व्यवस्था होगी। निर्धारित समय पर आप मतदान समाप्त करेंगे। तो अब यह पीठासीन अधिकारी का काम महत्वपूर्ण हो जाता है कि समय जब समाप्त होने वाला होता है तो वो अपने मतदान कक्ष के बाहर जाकर देख लें कि मतदाता ज़्यादा संख्या में खड़े तो नहीं हैं या कोई मतदाता नहीं है। तो वो निर्धारित समय पर मतदान समाप्ति की घोषणा कर दे। इसका एक प्रारूप उनके पास होता है, उसे पढ़कर सुना दे। और यदि लाइन लगी हुई है तो फिर उन्हें पर्चियां बांटनी होती है। मतदाताओं को लाइन में अच्छे से लगा दें और मान लीजिए 20 मतदाता हैं तो 1 से 20 तक की पर्चियां बना लें। प्रत्येक पर्ची पर अपने हस्ताक्षर कर दें, सुविन्नक मोहर लगा दें। पहले से कुछ पर्चियां तैयार करके रखी जा सकती हैं। और मान लीजिए 20 मतदाता हैं तो 1 से 20 तक की पर्ची हो गई। जो सबसे आखिरी में मतदाता खड़ा है 20वें नंबर पर, उसको पहले नंबर की पर्ची दें और ऐसे उल्टे क्रम से पर्ची आप बांटते हुए चले आ जाएं और जितने भी लोग लाइन में हैं उनका मतदान पूरा करवाएं। चाहे वह 6:30 बजे आए या 7 बजे तक मतदान होता रहे, उनका मतदान करवाना अनिवार्य है। बस शर्त यह है कि वो 6 बजे तक, यानी 6 बजे के पहले या ठीक 6 बजे तक वो मतदाता मतदान करने के लिए लाइन में लग जाना चाहिए या 100 मीटर की परिधि में उन्हें आ जाना चाहिए। उसके बाद जब मतदान कंप्लीट हो जाए तो आप क्लोज का बटन दबाएंगे कंट्रोल यूनिट में। पर क्लोज का बटन दबाने के पहले आप टोटल का बटन दबाइए। टोटल का बटन दबाकर आप देख लीजिए कि कंट्रोल यूनिट में कितने मतदाता हैं। फिर मिला लीजिए कि मतदाता रजिस्टर, जिसको हम 17 क कहते हैं प्रारूप, उसमें कितने मतदाता हैं और निर्वाचक नामावली में जो आड़ी लाइनें खींची हैं उसमें कितने मतदाता हैं और मतदान अधिकारी क्रमांक 1 ने जो अपने पास शीट बनाई थी उसमें महिला, पुरुष और अन्य मतदाताओं के नंबर काटे थे उसके अनुसार कितने मतदाता हो रहे हैं। साथियों, इन चारों के हिसाब से सामान्य स्थिति में समान मतदाता होना चाहिए। अगर यह संख्या समान मिल गई तो आप समझ लीजिए कि आपका कार्य सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। अगर इनकी समान संख्या में किसी प्रकार की कोई कमी बेसी है तो पहले उसे मिला लीजिए कि क्या क्या स्थिति है, कहीं एंट्री तो गलत नहीं हो गई, कुछ ऐसी काटापीटी में गलती तो नहीं हो गई। लेकिन कंट्रोल यूनिट में जो संख्या है वही फाइनल संख्या साथियों होती है। जब इतना सब काम आप कर लें तो फिर उसके बाद कंट्रोल यूनिट के क्लोज के बटन को आप दबाएं। इस कार्य को करने के लिए पीठासीन अधिकारी स्वयं ही पहल करें। कंट्रोल यूनिट का क्लोज का बटन दबा दें। क्लोज का बटन दबा देने के पश्चात अब आप देखेंगे कि अब इसमें किसी भी प्रकार की वोटिंग नहीं हो सकती है। क्लोज का बटन दबाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल यूनिट का जो रिजल्ट सेक्शन है उस पर एक काले रंग का कवर लगा हुआ रहेगा। उस कवर को हटाएंगे तो एक खिड़की खुल जाएगी। उसी खिड़की में से आप अपनी अंगुली या अंगूठे के माध्यम से क्लोज के बटन को दबाएंगे। साथियों, क्लोज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना मतगणना के समय कुछ कठिनाइयाँ आती हैं। तो क्लोज का बटन दबा दीजिए। अब क्लोज का बटन आपने दबा दिया। अब उसके पश्चात आपको क्या करना होगा साथियों, उसके पश्चात अब आपको कंट्रोल यूनिट को स्विच ऑफ करना होगा। आप कंट्रोल यूनिट को बंद कर दीजिए। कंट्रोल यूनिट को बंद करने के बाद वीवीपीएटी का जो पेपर रोल नॉब है उसको ट्रांसपोर्टेशन मोड में ले आइए, यानी आप उसको खड़े से आड़ा कर दीजिए। और फिर उसके उपरांत आप इनके केबल निकाल लीजिए। केबल कहाँ लगाए हुए हैं आपने, बैलेट यूनिट का केबल आपने वीवीपीएटी में लगाया है तो बैलेट यूनिट का केबल वीवीपीएटी से आप निकाल लीजिए। वीवीपीएटी का केबल आपने कंट्रोल यूनिट में लगाया है तो कंट्रोल यूनिट से वीवीपीएटी का केबल आप निकाल लीजिए। कंट्रोल यूनिट में कोई केबल होता ही नहीं है। इस तरह से ये केबल आपने निकाल लिए। अब चूंकि इतना काम आपने कर लिया है, अब एक काम बिना भूले आप और करिए। वीवीपीएटी से उसका पावर पैक या बैटरी अनिवार्य रूप से निकाल लीजिए साथियों। इसको अलग से दिए गए किसी लिफाफे में रख लीजिए। लिफाफा नहीं दिया गया है तो कागज़ में लपेट दीजिए। एक खाकी कागज़ दिया जाता है और उस कागज़ पर अपनी विधानसभा का नंबर, नाम, मतदान केंद्र का नंबर, नाम, पीठासीन अधिकारी का नाम, हस्ताक्षर और सुविन्नक मोहर लगाकर उसको अच्छे से पैक कर लीजिए। इतना काम करने के पश्चात साथियों अब आप अपनी तीनों ही ईवीएम यानी कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और वीवीपीएटी को उनके कैरिंग बॉक्स में रख दीजिए और कैरिंग बॉक्स में रखने के उपरांत उनको एड्रेस टैग से सील कर दीजिए। ध्यान रखिए कि कंट्रोल यूनिट के कैरिंग बॉक्स पर 3 एड्रेस टैग लगती है, बैलेट यूनिट के कैरिंग बॉक्स पर भी 3 एड्रेस टैग लगती है और वीवीपीएटी के कैरिंग बॉक्स पर 4 एड्रेस टैग लगती है। तो ये सब आपने पहले से
तैयार करके रखिए, इन्हें लगा दीजिए, चपड़ी लगा दीजिए और इन्हें सील कर दीजिए। ये लटकती न रहे इसलिए इनको सेलो टेप से कैरिंग बॉक्स का जो ऊपर वाला हिस्सा है उसी से आप इसको चिपका दीजिए। इस तरह से ये आपका काम कंप्लीट हो गया। सारे लिफाफे तैयार कर लीजिए, जो प्रारूप है वो भर लीजिए, मतपत्र लेखा कंप्लीट करके उसकी कॉपीज़ एजेंट्स को दे दीजिए। पीठासीन अधिकारी की डायरी, घोषणा, 16 पॉइंट वाला बिंदु, PS5 या 21 पॉइंट वाला समीक्षा बिंदु जो आपको प्रदान किए गए हैं सामग्री वितरण केंद्र से, उन्हें सबको आप तैयार कर लीजिए। जिसमें किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं है तो उस प्रारूप में आप निरंक लिख दीजिए। कुछ लिफाफे ऐसे आपको दिए गए हो सकते हैं कि उनका कोई प्रारूप ना हो, तो ऐसी स्थिति में सामान्य सफ़ेद कागज पर आप निरंक लिख दीजिए अगर उसकी कोई जानकारी नहीं है, और सुभिन्नक चिन्ह लगा दीजिए, पीठासीन अधिकारी अपने हस्ताक्षर कर दे। ऐसे करके लिफाफे तैयार कर लीजिए। साथियों, लिफाफों की सीलिंग के संबंध में आप ध्यान रखिए कि सारे लिफाफों को सीलिंग नहीं करना है। जो 6 पैकेट आपको दिए जाते हैं ना, ऊपर वाले जो बड़े बड़े लिफाफे होते हैं, उन बड़े लिफाफों को या पैकेट को सीलिंग नहीं करना और न चिपकाना है, उनको खुला रखना है। हाँ, उनके अंदर रखे जाने वाले लिफाफों में कुछ को चिपकाना है, कुछ को खुले रखना है, कुछ को सीलिंग रखना है। जैसे मान लीजिए पहला पैकेट है तो पहले पैकेट में आपको मतपत्र लेखा खुला हुआ रखना चाहिए, पीठासीन अधिकारी की डायरी खुला रखना चाहिए। लेकिन जो काला लिफाफा है जिसमें VAPAT की पेपर स्लिप रखी है, फिर से बोल रहा हूँ, जो काला लिफाफा है जिसमें VVPAT की मॉकपोल की स्लिप्स रखी हुई है, उसको आप रखने के पश्चात आप उसको पिंक पेपर सील से सील करते हैं, चिपका देते हैं। कुछ कुछ विधानसभा क्षेत्रों में जब सामग्री जमा की जाती है तो कहा जाता है कि भाई इस काले लिफाफे को भी आप चपड़ी से सील करके क्यों नहीं लाए। तो मेरा आपसे अनुरोध ये है, आवश्यकता नहीं है यद्यपि उसकी, आपकी ट्रेनिंग में अगर कहा गया है कि नहीं सील करके लाना है तो मत ले जाइए। लेकिन कई बार अनिश्चितता की स्थिति होती है, सामग्री जमा करते समय बहुत परेशान आप पहले से होते हैं, तो आप उस पर भी थोड़ी चपड़ी लगाना चाहें तो आप चपड़ी काले लिफाफे पर लगा दीजिए और पिंक पेपर सील से उसको सील कर दीजिए। इसके अलावा जो दूसरे लिफाफे हैं वो खुले रखे जाते हैं, लेकिन मतदाता रजिस्टर वाला जो एक लिफाफा बड़ा हरा रंग का लिफाफा होता है, उसमें मतदाता रजिस्टर रखने के बाद उसको सील करना होता है चिपका कर, उसको भी आप सील कर दीजिए। तो पहला और दूसरा पैकेट में इस तरह की व्यवस्था हो जाती है। उसके बाद जो तीसरा पैकेट होता है उसमें 5 परिनियत लिफाफे रखे जाते हैं। ये सारे के सारे सील किए जाते हैं, अंदर वाले, ऊपर वाला खुला रखना है ताकि वो निकाल कर चेक कर सके कि इसमें 5 लिफाफे रखे गए। चौथा जो पैकेट होता है उसमें अपरिनियत लिफाफे रखे जाते हैं, इसमें 11 लिफाफे रखे जाते हैं। इसमें से 10 को केवल चिपकाया जाता है, एक नीले रंग का इसमें लिफाफा निकलता है, उस नीले रंग वाले लिफाफे को चिपकाया भी जाता है और सील भी किया जाता है। तो ऐसी व्यवस्था कर लीजिए। 5वें पैकेट में 4 लिफाफे रखे जाते हैं, चारों को चिपकाया जाता है केवल। छठे पैकेट में 6 लिफाफे रखे जाते हैं और 6 के 6 लिफाफों को केवल चिपकाया जाता है। ये सब आप तैयारी कर लीजिए, थोड़ी बहुत चपड़ी बचा लीजिए, मोमबत्ती बचा लीजिए और सुभिन्नक मोहर आदि एक अलग से थैली में रख लीजिए कि जब आप सामग्री जमा केंद्र पर जाएं और वहां आपसे मोहर वगैरह लगाने को कहें तो आप ये सब चीज़ें लगा सकें। मतपत्र लेखा की आप ज़्यादा कॉपियाँ बना लीजिए, 3-4 कॉपी तो आप करके ले ही जाइए उसको, क्योंकि वहाँ अतिरिक्त कॉपीज़ की डिमांड प्रायः होती है और ट्रेनिंग में सामान्यतः बताया जाता है कि एक ही अतिरिक्त कॉपी लाना है, लेकिन वहाँ पर पता चला है कि आपसे 3-4 कॉपी मांगी जा रही है। तो ऐसी स्थिति में आप नए सिरे से बना नहीं सकते, क्योंकि मतपत्र लेखा पर एजेंट्स के हस्ताक्षर होते हैं। तो काळजी आप कर लीजिए, यानी आप थोड़ी सी जागरूकता रखिए और 3-4 प्रतियाँ उसकी बना कर ले जाइए। फिर आप पहुँच जाएंगे सामग्री जमा केंद्र पर निर्धारित वाहन से, निर्धारित रूट से। वहाँ पर जाने के बाद आप अपने काउंटर को पता कर लेंगे कि किस काउंटर पर आपकी सामग्री जमा हो रही। वहाँ जाकर थोड़ा सा प्रोसेस देख लेंगे कि काउंटर की कौन सी टेबल पर EVM जमा हो रही, कौन सी टेबल पर लिफाफा 1-2 जमा हो रहा है, कौन सी टेबल पर 3-4-5-6 लिफाफे जमा हो रहे हैं और कौन सी टेबल पर अन्य सामग्री जमा हो रही, पावती कैसे दी जा रही, लिखा पढ़ी कैसे दी जा रही, क्या क्या चीज़ों की चेकिंग की जा रही है। आपसे पहले पहुँचे हुए मतदान दल को आप थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लीजिए और उस अनुसार अपनी सामग्री को पहले से तैयार कर लीजिए, ताकि जब आप सामग्री जमा करने जाएं तो किसी तरह की गड़बड़ ना हो। खासकर मतपत्र लेखा की एंट्री आप बहुत अच्छे से कीजिए,
पीठासीन अधिकारी की डायरी में भी बहुत अच्छी एंट्री आप कीजिए, मतलब सही सही एंट्री कीजिए। पीठासीन अधिकारी की डायरी का जो 27वां पॉइंट है उसमें हाँ आना चाहिए, लेकिन उसके पहले बहुत सभी पॉइंट्स में या अधिकांश पॉइंट में नहीं निरंक आता है, तो उसी फ्लो में 27वें पॉइंट में भी नहीं लिख दिया जाता है, तो वहाँ पर एक गड़बड़ होती है। पीठासीन अधिकारी की डायरी में 3 प्रकार से मतदान करने वाले मतदाताओं की संख्या पूछी जाती है। निर्वाचक नामावली के अनुसार अनुज्ञात किए गए मतदाता, मतदाता रजिस्टर के अनुसार मतदान करने वाले मतदाता और कंट्रोल यूनिट के अनुसार मतदान करने वाले मतदाता। तो ये जो 3 से क्रम से बिंदु आएंगे, इन तीनों में एक जैसी संख्या आनी चाहिए। कई बार इसको समझ नहीं पाते हैं कि निर्वाचक नामावली के अनुसार अनुज्ञात करने वाले और उसमें निरंक लिख देते हैं। मैंने खुद सामग्री जमा की बड़वानी विधानसभा क्षेत्र की, तो कई पीठासीन अधिकारी ऐसा करते हुए देखे गए और उन्होंने कहा कि इसका अर्थ हमने गलत समझ लिया था या अलग अर्थ लगा लिया था। तो साथियों, ये सब छोटी छोटी बातें हैं, इनको आप कंप्लीट कर लेंगे तो निर्वाचन की आपकी संपूर्ण व्यवस्था हो जाएगी और आप अच्छे से अपना कार्य संपन्न कर सकेंगे। लीजिए, बातों ही बातों में पूरी ट्रेनिंग का सारांश ही हो गया और यह बात आप तक पहुंचाने का मुझे अवसर मिला करियर एडवाइस चैनल की संचालिका प्रीति गुलवानिया जिज्जी के माध्यम से। तो उनके प्रति बहुत बहुत आभार। आप सभी को शुभकामनाएं। नमस्कार।